Hello students, welcome to the amazing platform of NCERT वाला. So my dear students, आज हम आ गए हैं केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर 5 पर. तो अभी तक हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो कर ली हैं. आज हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज अर्हेनियस इक्वेशन. तो बेटा अभी तक जितना आपने पढ़ा पूरा का पूरा न्यूमेरिकल अप्रोच था, आपको हर तरह से उसको टैकल करना आना चाहिए. आपसे डेरिवेशंस बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं, उनसे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं. ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको इस चैप्टर में एक्सेल कराएगी. मैंने ट्राई किया है कि बहुत धीरे धीरे हर चीज आपको समझाऊं. अब बेटा आपको मैम को प्राउड फील कराना है. यू हैव टू वर्क हार्ड एंड इस चैप्टर में भी एक्सेल करना है जैसे पहले 2 चैप्टर्स में किया. ठीक है, तो चलिए यार आज का अमेजिंग सेशन स्टार्ट करते हैं. आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैम? बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में, जिसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैम ने आपको लास्ट क्लास में भी दिया था. उसके बाद में हम कैटलिस्ट पढ़ेंगे. कैटलिस्ट का सिर्फ एक आपको इंट्रोडक्टरी आइडिया इस चैप्टर में मिलता है. डिटेल डिस्कशन जो होती है वो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में होती है. सो जितना इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपको पूरा कवर कराया जाएगा. जब डिटेल डिस्कशन होता है वो आपका उस चैप्टर में होता है. ठीक है, एंड बच्चे हम करने वाले हैं बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस. तो आई होप आप सभी मेरी तरह एक्साइटेड हो, क्योंकि मैं तो सुपर एक्साइटेड हूं यार. बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है अर्हेनियस इक्वेशन. तो चलो शुरू करते हैं. अब जो सबसे पहले आपके माइंड में चीज आनी चाहिए वो यही थी कि मैम अर्हेनियस इक्वेशन क्या है. बेटा मैंने आपको बताया था कि अर्हेनियस इक्वेशन ना कुछ भी नहीं है. हम जैसे रेट के ऊपर फैक्टर्स, किस किस फैक्टर्स पे रेट डिपेंड करता है, हमने वो स्टडी किया था स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में. जब आपने एक देखा था कॉन्सेंट्रेशन, फैक्टर्स लिख देती हूं. जब हम फैक्टर्स की बात कर रहे थे तो किन किन पर फैक्टर्स डिपेंड करते थे मैम? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता था. ठीक है, उसके बाद में और किस पे डिपेंड करता था? आपने कहा था कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. उसके बाद में आपने कहा था नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है. नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है. एंड बच्चे एक था आपके पास में कैटलिस्ट. ठीक है, ये हमने 4 तरीके पढ़े थे और उस टाइम पे मैंने आपको टिक करके बोला था कि अभी हम इसकी डिस्कशन कर रहे हैं. ये जो बाकी तीनों हैं हम किस में पढ़ेंगे? अर्हेनियस इक्वेशन में. तो बेटा अर्हेनियस इक्वेशन जो है वो एक्चुअली आपको अब ये बताएगा कि ये 3 फैक्टर्स कैसे रेट को अफेक्ट करते हैं. तो बेटा ये रेट को कैसे अफेक्ट करते हैं, आपको एक बहुत क्रिस्टल क्लियर बात पता है कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट रेज टू द पावर इट्स ऑर्डर, है ना. उसके बाद में आप रेट को K इंटू A की पावर N में बोलते थे. अब बेटा अगर आप इसकी बात करते थे तो ये आपका रेट कांस्टेंट होता था. हाँ, जब तक आप कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे हो आपके रेट कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर कोई ऐसा फैक्टर आ जाए जो रेट कांस्टेंट को अफेक्ट कर दे, जो इस रेट कांस्टेंट को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर दे, तो बेटा अगर आपका रेट इंक्रीज हो जाता, रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो जाता है तो आपका रेट भी इंक्रीज हो जाता है. अगर आपका रेट कांस्टेंट डिक्रीज हो जाता है तो आपका रेट भी डिक्रीज हो जाता है. यानी कि रेट जो है वो आपकी रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है. ठीक है, अब मैम कितना डिपेंड करता है उस चीज को समझते हैं. एक लाइन लिखी है आप सभी की एनसीईआरटी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको नोट बना के लिख लो बेटा. उसको नोट बना के लिख लो कि हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर के साथ आप जैसे जैसे आपको पता है कि रेट कांस्टेंट जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जो के होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करते हो तो रेट कांस्टेंट जो है वो 2 से 3 टाइम्स बढ़ जाता है. जैसे कि अगर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पे कोई रेट कांस्टेंट के है आपके पास में. ठीक है, आपने इसी रिएक्शन का ए से बी कोई रिएक्शन थी, इस ए से बी रिएक्शन का आपने 20 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेट कांस्टेंट कैलकुलेट किया था जो के था. ठीक है, अब बेटा आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया 30 डिग्री सेल्सियस, तो आपने 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाया है, 10 डिग्री इंक्रीज किया है टेम्परेचर को. तो जो आपका रेट कांस्टेंट है ना बेटा ये भी चेंज हो जाएगा, कोई नया के डैश आ जाएगा और इनफैक्ट ये ज्यादा होगा. ठीक है, इनफैक्ट ये ज्यादा होगा. ऑल्सो बेटा जो ये के डैश है वो कितना 2 to 3 टाइम्स ज्यादा होगा मोर देन इनिशियल
के। तो ये जो वैल्यू है वो पहले वाली वैल्यू से 2 से 3 टाइम्स ज्यादा होगी, और जब आपका रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है तो आपका रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे नोट करके लिखवा रही हूँ। थोड़ा अजीब सा लग रहा है तो इसको हटा देते हैं, मैं आपको इसको थियोरेटिकली लिखवा रही हूँ, लिख लो इस चीज को नोट करके, दैट विद every 10 degree rise in temperature, with every 10 degree rise in temperature, with every 10 degree rise in temperature, rate constant of a particular reaction increases by 2 to 3 टाइम्स। ठीक है, 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है आपके रेट कांस्टेंट की वैल्यू। ये आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैम आपको ये बता रही है। ठीक है, चलो अब मैम आपने हमें बता दिया कि अर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, वो डिस्क्राइब करती है रेट कांस्टेंट पे इफेक्ट। पहला था टेम्परेचर हमने डिस्कस कर लिया। नेचर ऑफ रिएक्शन, बेटा हर एक रिएक्शन का अपना रेट कांस्टेंट होता है। ठीक है, हर एक रिएक्शन का अपना रेट कांस्टेंट होता है, अलग अलग रेट कांस्टेंट्स होते हैं। तो मैम ये भी हमें समझ आ गया। फिर बेटा हम कैटलिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तो यहां तक कोई डाउट नहीं है, अब हम शुरू कर सकते हैं। चलो बेटा, लास्ट क्लास में मैम ने आपको रेट अर्हेनियस इक्वेशन की का एक्सप्रेशन दिया था, है ना। तो मैम अर्हेनियस इक्वेशन का एक्सप्रेशन क्या था? अर्हेनियस, मैम की स्पेलिंग देख लेना गलत ना हो। ठीक है, ये आ गया अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन का मैम ने एक्सप्रेशन आपको बताया था, K इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, जहां पर बेटा मैं 1 बाय 1 लिख रही हूं फटाफट यहाँ पे। ये आपका रेट कांस्टेंट है, ये आपका रेट कांस्टेंट था। ए जो है वो क्या है बेटा आपका? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और क्या है? और मैम यहां पर EA जो है वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। और बेटा R जो होता है वो आपका होता है गैस कांस्टेंट, और जो T है वो क्या है आपका? टेम्परेचर है। और T क्या है? टेम्परेचर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, परफेक्ट। तो अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो मैम ये सारी चीजें आती हैं हमारे अर्हेनियस एक्सप्रेशन में। अब बेटा आपको रेट कांस्टेंट पता है, एक प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, इसकी डिस्कशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, अब अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हो, क्योंकि मैम गैस कांस्टेंट भी सुना हुआ लग रहा है, टेम्परेचर भी पता है, लेकिन ये ना एक्टिवेशन एनर्जी बड़ी नई चीज है मेरे लिए, ये मेरे को समझ नहीं आ रही। मैम एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? तो बेटा अब हम डिस्कशन करेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो आपके हर एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी होती है, मतलब कि हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी जरूर होगी। अब इसको समझो कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। ठीक है, पहले तो मैम हेडिंग लिख देगी एक्टिवेशन एनर्जी, है तो नहीं ना लिखी हुई? नहीं, ठीक है, मैं लिखवा देती हूं एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली पहले तो लेमैन लैंग्वेज में समझ लो कि इसका मतलब क्या है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो भाई एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? डे टू डे लाइफ से रिलेट करते हैं। ठीक है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये एग्जाम्पल। घर में बैठे हो, ठीक है, घर में बैठे हो, बड़े ढीठ बच्चे हो, काम तो करोगे नहीं ऐसे आसानी से, है ना। आजकल के बच्चे इतने चालू हो रखे हैं। तो अब क्या हुआ, आप ना बहुत आराम से बैठे थे और आपको बस कुछ काम नहीं करना था, आप मस्त तरीके से बैठे थे। आपकी मम्मी आई आपके पास, आपकी मम्मी ने कहा कि सुनो बेटा आलू खत्म हो गया, जाके ना आलू ला दो फटाफट। आपने कहा नहीं जाऊंगा, सिंपल बात, नहीं जाऊंगा। तो मम्मी ने बोला कि जाना पड़ेगा, आपने बोला नहीं जाऊंगा। फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, फिर आपने सोचा कि ये तो पैसे कमाने का एक तरीका है। आपने बोला मम्मी मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप मुझे 10 रुपए दे दो।
₹10 नहीं तो चलो ₹50 ले लो, आजकल के बच्चे थोड़े ज्यादा हाई स्टैंडर्ड हो गए हैं। मैम मम्मा ₹50 दोगे तो काम होगा, ₹50 नहीं दोगे तो काम नहीं होगा, ठीक है। तो मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा मैं ₹50 तुम्हें नहीं दे सकती। आपने बोला कि मम्मी ऐसे कर लो 40, ठीक है, ये मेरी सबसे कम वैल्यू है, इससे ज्यादा वैल्यू, इससे कम अगर आपने मुझे पैसे दिए तो मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है। तो आपने एक बैरियर सेट कर दिया 40, इतने रुपए मिलेंगे तो काम होगा वरना नहीं होगा। तो मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की कि बेटा मान जाओ मान जाओ मान जाओ, अच्छा चलो ऐसे करो ₹30 ले लो, ठीक है। आपने कहा नहीं 40 मतलब 40, ठीक है। तो मम्मी 30 से 35 पे भी आ गई, नहीं 35 पे भी नहीं किया आपने काम। अगर मम्मी 39 पे भी आ जाए लेकिन आप फिर भी नहीं मानोगे, आप 40 पे ही मानोगे। जैसे ही मम्मी ने 40 के लिए बोला आप भाग के खड़े हुए और जाकर आलू ला दिए, तो काम हो गया, है ना। तो बस ये जो 40 था ना, ये जो 40 था ये था थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये क्या था, थ्रेशोल्ड एनर्जी। कोई भी रिएक्शन होने के लिए आपको कम से कम कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मतलब कि रिएक्टेंट्स के पास कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, तभी रिएक्शन पॉसिबल होती है, नहीं तो नहीं होती। ये होता है भाई आजकल, ठीक है। तो अब समझ आ जाएगा, अब कभी नहीं भूलोगे एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं। It is the minimum amount of energy, minimum amount of energy required, minimum amount of energy required by the reactants. It is the minimum amount of energy required by the reactants to form products, ठीक है। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं इसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। अब जिंदगी में कभी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं भूलोगे, और जब मम्मी काम देगी और जब तुम अपनी डिमांड रखोगे तो तुम्हें ये थ्रेशोल्ड एनर्जी याद भी आएगा। मेरे से लिखवा के ले लो, ठीक है, फिर मैम याद आएगी, देखना मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगी कि तुम्हें हर पॉइंट पे मैम याद आने वाली है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा नहीं आगे नहीं बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताती हूं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी किसी रिएक्शन में कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। अब बेटा मैम ने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी। क्या बताया था, एक मैंने आपको ना रिएक्शन कोशेंट वाला पार्ट समझाया था, ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा के ऐसे ग्राफ बनवाया था, एक ऐसा एक प्लॉट बनाया था आपने, है ना। यहां पे मैंने बोला था कि ये एनर्जी होती है, यहां पे मान लो आपका रिएक्टेंट है और मान लो यहां पे आपका प्रोडक्ट है। फिर मैंने आपको एक ऐसे भी कुछ फॉर्म करवाया था, है ना। हाँ, और मैंने आपको कहा था कि अगर एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, क्यों स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि केमिस्ट्री में सब अपनी एनर्जी को कम करके स्टेबल होते हैं। तो जिसकी कम एनर्जी है वो स्टेबल है, और सब स्टेबल होना चाहते हैं आज की दुनिया में, ठीक है। तो बेटा रिएक्टेंट्स की अगर आप यहाँ पर एनर्जी देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो मैम रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है, तो यानी कि प्रोडक्ट स्टेबल है, तो रिएक्टेंट उधर जाना चाहेगा। ऑल्सो बेटा आपने इसको ट्रांजिशन स्टेट कहा था, है ना। हाँ, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो बेटा जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट, ये क्या कहलाता है, जब आपका रिएक्टेंट जो होता है प्रोडक्ट के अंदर जाना चाहता है तो उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए। ये जो एनर्जी होती है वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है रिएक्टेंट की। तो ये जो EA है बेटा वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ये आपके फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर आपके रिएक्टेंट्स के पास में इतनी एनर्जी है तो वो यहां तक पहुंच पाएंगे और फिर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर उनके पास में इतनी एनर्जी नहीं है तो वो अपनी ट्रांजिशन स्टेट तक ही नहीं पहुंच पाएंगे और फिर वो कभी भी प्रोडक्ट नहीं फॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। यस, इतना समझ आ गया। चलो अब क्या होता है कि अगर आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड गए तो आपके पास में मान लो EA
इसको मैं 1 ले रही हूं तो EA1 एक्टिवेशन एनर्जी थी, ठीक है। ये स्पॉन्टेनियस था, ये अपने आप हो गया क्योंकि रिएक्टेंट के पास ये एनर्जी थी। लेकिन अगर आपको मान लो किसी तरह से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाना है, अगर आप इस रिएक्शन को उल्टा करना चाहते हो, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाना चाहते हो, तो अब क्या होगा मैम, ये जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बस आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन एक बार को मान लो कि ठीक है हम एक्स्ट्रा फोर्स लगा के ये भी करेंगे, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी कितनी लगेगी, तो आप कहोगे कि मैम यहां से लेके इस पॉइंट तक ये पूरी की पूरी जो आपकी एनर्जी है इसको EA2 बोल लो, और ये होगी बेटा आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी? दूसरी वाली डायरेक्शन में, तो इसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन बोल दें। तो मैम EA2 जो है वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो बेटा आपके बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो EA2 है। अब ध्यान से देखो तो आप देख सकते हो कि एक्टिवेशन एनर्जी पीछे वाली जो है वो ज्यादा है और आगे फॉरवर्ड रिएक्शन वाली कम है। बेटा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होती है रिएक्शन उतना ज्यादा जल्दी हो जाता है। तो हम यहां से एक्टिवेशन एनर्जीज कंपेयर करके भी कह सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। मैं आपको बस यही समझाना चाहती थी। तो हर रिएक्शन की कुछ एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो आपको एक रिएक्टेंट को के पास होनी चाहिए, तभी वो रिएक्शन हो पाएगी, ठीक है। यस तो एक्टिवेशन एनर्जी क्लियर है अब सबको, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, परफेक्ट है, ठीक है। तो अब आप इसको समझ चुके हो अच्छे से। अब मैं आपको कुछ डेरिवेशंस कराऊंगी जो आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में इस एक्टिवेशन एनर्जी से, इस अर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। कुछ नहीं करना, अब सिर्फ डेरिवेशंस करनी है मैम के साथ, ठीक है। चलो सबसे पहले आप लिखो K इज इक्वल टू A e रेज टू द पावर माइनस EA अपॉन R T, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बेटा, नेचुरल लॉग लेंगे दोनों साइड। तो लिख लो टेकिंग ln मतलब नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो आप दोनों साइड क्या कर रहे हो, नेचुरल लॉग ले रहे हो। तो अगर आप नेचुरल लॉग लोगे तो आप क्या कह सकते हो, ln ऑफ K इज इक्वल टू ln ऑफ A इंटू E रेज टू द पावर माइनस EA अपॉन R T, ठीक है। अब यहां पर हम एक वही मैम अगर लॉग ले रहे हो तो पक्का लॉग की प्रॉपर्टी यूज करोगे। तो बेटा अब हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करने वाले, कौन सी यूज करेंगे मैम आपको बताती जाएंगी। यहां पे हम यूज कर रहे हैं ln ऑफ A इंटू बी। जब आपके पास में नेचुरल लॉग होता है A इंटू बी तो आप इसको लिख सकते हो एज ln ऑफ A प्लस ln ऑफ b। आप ऐसे इसको लिख सकते हो, ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी, a माइनस बी वाली, सॉरी a अपॉन बी वाली, जिसको ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप ये प्रॉपर्टी इस वाले में लगाओगे तो क्या बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा मैम, ये तो ln k ही रह जाएगा, ये हो जाएगा ln ऑफ a और ये पूरा अलग है, प्लस ln ऑफ E रेज टू दी पावर माइनस EA अपॉन R T। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अब समझ आ गया। यहां पे अभी एक ही प्रॉपर्टी यूज किया। अब बेटा आप एक और प्रॉपर्टी यूज करने वाले हो, वो क्या है, यूजिंग क्या यूज कर रहे हो, जब आपके पास में नेचुरल लॉग में e की पावर में कुछ x अमाउंट होता है, जब आपके पास में नेचुरल लॉग में e रेज टू दी पावर समथिंग होता है तो वो बेटा आपका x के बराबर होता है। नेचुरल लॉग में e की पावर में कुछ हो तो वो आपका उस पावर के इक्वल हो जाता है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो इसको तो आप सेम ही लिख सकते हो, ln ऑफ k ही लिखोगे, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, इसको ln ऑफ a ही लिखोगे, प्लस नेचुरल लॉग e की पावर में कुछ है तो सिर्फ पावर आ जाएगी, यस। और पावर कितनी है यहां पे बेटा, आपका x जो है वो किसके बराबर है, माइनस EA बाय R T के बराबर है ना। तो यहां पे आ जाएगा माइनस EA बाय R T। समझ आ रहा है, ये किया हमने। e की पावर x था, यहाँ पे e की पावर में x में क्या आ रहा है, माइनस EA बाय R T। तो हमने वो चीज यहाँ पे यूज कर ली। अब इसको ओपन करके लिख सकते हैं, तो ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ a माइनस EA बाय R
टी, ठीक है। तो बेटा ये एक एक्सप्रेशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे ना, ग्राफ पूछ लिया जाता है। तो यहां पर जो नेक्स्ट चीज हम समझने वाले हैं विच इज योर ग्राफ। तो ग्राफ कैसे पूछा जाता है, ग्राफ आपको कह देते हैं दैट यू हैव टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन ग्राफ ऑफ ln k वर्सेस 1 अपॉन टी। नेचुरल लॉग ऑफ k वर्सेस 1 अपॉन टी आपको प्लॉट ड्रॉ करना होता है। तो बना देते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। ये रहा ln ऑफ k 1 अपॉन टी। क्या करना है, ये जो आपकी इक्वेशन है इसको किससे बेटा रिलेट करना है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है आपकी, y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स। अब देखो इसको और इसको रिलेट करो, अगर ध्यान से देखोगे तो मैम y की जगह पे हमारे पास आ रहा है ln ऑफ k, ठीक है। c आपका इंटरसेप्ट होता है, इसको आप इंटरसेप्ट कहते हो, और ये जो है वो आपका क्या आ रहा है बेटा, ln ऑफ a। तो मैम ये आ रहा है ln ऑफ a। उसके बाद में आपको स्लोप बताना है। पहले x ले लो, x एक्सिस पे क्या आ रहा है आपके पास, देखो x एक्सिस पे तो 1 अपॉन टी ही लेना है, तो मैम 1 अपॉन टी आ रहा है। और बेटा आपका जो स्लोप है, स्लोप किससे डिनोट होता है, m से डिनोट होता है। और बेटा m जो है वो किसके इक्वल है, ध्यान से देखो मैम, माइनस EA बाय आर के इक्वल है। हाँ, तो दिस इज इक्वल टू माइनस EA बाय आर, ठीक है। तो मैम एक स्ट्रेट लाइन आ रही है लेकिन एक नेगेटिव स्लोप के साथ आ रही है। आपका स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है, तो जो प्लॉट होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। अब देखो y एक्सिस लिख रखा है, x एक्सिस लिख रखा है, इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है ln ऑफ a, तो ये जो वैल्यू है वो आपकी ln ऑफ a के बराबर है। और जो आपका ये स्लोप है बेटा, ये आपका स्लोप है और ये आपका नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, नेगेटिव स्लोप है आपका, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस ऑफ EA बाय आर, माइनस ऑफ EA बाय आर, ठीक है। यस, तो इस तरीके से आपको प्लॉट ड्रॉ करना आना चाहिए। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने इक्वेशन लिखी, अरेनियस इक्वेशन, हमने दोनों साइड नेचुरल लॉग लिया, फिर हमने प्रॉपर्टी यूज की ln ऑफ a इंटू बी, जिसका मतलब होता है ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b। तो ln ऑफ a प्लस b लिख लिया। फिर हमने एक प्रॉपर्टी यूज की कि नेचुरल लॉग e की पावर में कुछ होता है तो वो पावर नीचे आ जाती है, ये यूज किया, ये पावर नीचे लाई, हमारे पास हमारा एक्सप्रेशन आ गया। फिर इस एक्सप्रेशन को हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से रिलेट किया और हमारे पास में ये ग्राफ आ गया। तो ये पूरा चैप्टर ना इज ऑल अबाउट ग्राफ्स, ठीक है। तो आपको ग्राफ बनाने आने चाहिए, पूरी प्रैक्टिस कर लो बस ग्राफ बनाने की, ठीक है। यस, तो इसको लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। पॉज करके लिख लिया होगा, अब आगे देखो, अब आगे देखो बेटा, अब क्या है, इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा और आगे एक्सटेंड करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इस एक्सप्रेशन में ln ऑफ k है हमारे पास में, ln ऑफ k है जो आपका ln ऑफ a के बराबर है, ln ऑफ a के बराबर है माइनस EA अपॉन आर टी है, ठीक है। अब बेटा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब नेचुरल लॉग होता है तो आप उसको लॉग बेस 10 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो वही चीज करेंगे। अब हम यूज क्या करेंगे कि जब भी नेचुरल लॉग ऑफ x होता है तो वो 2.303 से मल्टीप्लाई करके आप लॉग बेस 10 ऑफ x कर सकते हो। तो ये चीज जो है अब हम यूज करने वाले हैं। तो किसी भी नेचुरल लॉग को अगर आपको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। तो पूरी इक्वेशन को 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर लेंगे। 2.303 ये लॉग बेस 10 के आ जाएगा, ये 2.303 लॉग बेस 10 ऑफ a आ जाएगा, माइनस EA अपॉन आर टी आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो नेचुरल लॉग है ही नहीं, ठीक है। अब पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड by 2.303 on both sides। तो दोनों साइड्स में आपको क्या करना है, इसको 2.303 से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT, ठीक है।
ऐसे आ जाएगा। तो बेटा ये आपका एक और नया एक्सप्रेशन बन गया, विच इज अगेन, जैसे पहले ग्राफ प्लॉट किया था वैसे ही इससे ग्राफ भी आते हैं, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको होमवर्क दूं, अगर मैं आपको होमवर्क दूं कि आप इसका मुझे क्या बता दो, इसका मुझे सॉल्व करके ग्राफ बना के बता दो। कैसे, ग्राफ क्या है ये भी मैं आपको बता रही हूं। यू हैव टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ log k वर्सेस 1/t। आपको log k और 1/t का ग्राफ प्लॉट करना है। तो वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो, एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो कि क्या आप प्लॉट ड्रॉ कर पाओगे। मैम बस इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से रिलेट करना है, ठीक है। तो मैम मेरा जो y एक्सिस पे आएगा वो क्या आ जाएगा, log k, और मुझे इसी का ही प्लॉट ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद में मेरा c जो है वो मेरा इंटरसेप्ट है, और इंटरसेप्ट पे क्या आ रहा है, इंटरसेप्ट पे मैम आ रहा है log a। क्या आ रहा है बच्चा, log a। बढ़िया, आगे देखो, आगे है आपके पास में x एक्सिस। x एक्सिस पे तो आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आपको x एक्सिस पे क्या लेना है, 1/t। अब देखो बाकी क्या रह गया, स्लोप, m आपका क्या होता है स्लोप, और स्लोप आपकी कितनी है, इस बार बेटा ये पूरा आपका स्लोप है, यानी कि स्लोप जो है वो आ गई -EA/2.303R। तो ये आपका स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो कैसे आएगा, अब तो बहुत आसान है, अब तो बहुत आसान है। किसी और कलर से बनाते हैं, पता नहीं ब्लू कलर से दिखेगा कि नहीं, बट देखते हैं, ठीक है। यहां पे आ जाएगा 1/t, यहां आ जाएगा log k। अगेन मैम नेगेटिव स्लोप है, अगेन बच्चे नेगेटिव स्लोप है, और इस बार आपका इंटरसेप्ट जो है वो कितना है, log a है। तो मैम log a हमारा इंटरसेप्ट है। और अगर हम हमारे स्लोप की बात करें तो स्लोप मैम m के बराबर है, और इस बार आपका स्लोप जो है वो -EA/2.303R है। तो ये हो जाएगा -EA/2.303R, ठीक है। अब बेटा अगेन मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बताना चाहूंगी, इंपॉर्टेंट चीज है, नोट बना के लिखना, पहले इस सारी चीज को लिख लेना, मैं साइड हो जाती हूँ फिर लिख लो। बस हमने यहाँ पे नेचुरल लॉ को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट किया है और कुछ नया नहीं किया, ठीक है। हाँ, अब मैं जो बात बता रही हूँ उसको नोट बना के लिखो, अब जो मैं बात बता रही हूँ उसको नोट बना के लिखो। और वो बात क्या है, वो बात ये है बेटा कि जब भी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो आपकी जूल्स में होगी, जब भी आपकी एनर्जी जो है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है जूल्स में है, टेम्परेचर आपका केल्विन में है, तो बेटा आपका गैस कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल यूज करनी है। वैल्यू यूज कौन सी करनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और आपको यहां पे यही वाली वैल्यू यूज करनी है। लेकिन अगर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कभी कैलोरीज में दी हुई है, अगर कभी एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट कैलोरी है बेटा, तो आप टेम्परेचर तो आप केल्विन में ही यूज करोगे, लेकिन जो आपके गैस कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आपकी वैल्यू जो है आर की वो 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल हो जाएगी। ये ध्यान रखना कि एक्टिवेशन एनर्जी की जो यूनिट्स है वो डिसाइड करती हैं कि आप गैस कांस्टेंट की क्या वैल्यू यूज करोगे, ठीक है। यस, तो इसको लिख लो फिर हम आगे बढ़ेंगे, तब तक मैम पानी पी रही हैं। चलो चलो लिखो लिखो लिखो, इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, क्लियर है यहां तक समझ आ गया। अब बेटा अब एक बात बताओ मैम, आपने ये तो बता दिया कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो आपका रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होता है, ठीक है। मैम अगर टेम्परेचर इनफाइनाइट हो जाए तो, अगर इनफाइनाइट टेम्परेचर हो जाए, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर, तो आपका जो रेट कांस्टेंट है मैम उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है,
सही बात है ना कि मैम मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है आपके रेट कांस्टेंट की। बेटा आप टेम्परेचर को इनफाइनाइट करके देख लो, जो वैल्यू आएगी वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब हम जो इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं दैट इज एट इनफाइनाइट टेम्परेचर। क्या करने वाले हैं हम? अब हम टेम्परेचर को इनफाइनाइट करने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि इनफाइनाइट टेम्परेचर पे मैम जो मेरी अरहेनियस इक्वेशन है, पहले तो ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी होगी। ठीक है, अब मैम आपने टेम्परेचर को इनफाइनाइट कर दिया, यानी कि आपका टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया बेटा? इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट होने का मतलब है दैट टेम्परेचर इज इक्वल टू 1/0 कर ले। तो मैम k की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? a e रेज टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर इंटू टेम्परेचर को 1/0 लिख दो। तो टेम्परेचर को 1/0 लिख देंगे। इसको आगे कैसे लिख सकते हैं? a e रेज टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर, यहाँ पे 1 आ जाएगा और जो 0 है वो ऊपर चला जाएगा, है ना। तो बेटा एनीथिंग इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो मैम ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा? a e रेज टू दी पावर 0, a e रेज टू दी पावर 0। और हमें पता है वी नो दैट x की पावर, कोई भी चीज की पावर जब 0 होता है तो उसका मतलब होता है दैट इज इक्वल टू 1। 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, किसी भी चीज की पावर 0 1। ठीक है, तो यानी कि मैम जो k है वो एक्चुअली a के बराबर आया कि नहीं? यस। तो बेटा मैक्सिमम जो आपके रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है? अरहेनियस कांस्टेंट या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो एट इनफाइनाइट टेम्परेचर द मैक्सिमम वैल्यू फॉर योर रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और द अरहेनियस कांस्टेंट। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल होती है। तो आप इसको यहां पे लिख लो, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो ये है। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बेटा, यस। तो अब समझ आ गया, इनफाइनाइट टेम्परेचर में बस टेम्परेचर को इनफाइनाइट करना, ये वैल्यू लिखना, इसमें पुट करना, सारी के सारे आंसर्स अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको मैम बॉक्स बना के लिख देगी और आप इस चीज को लिख लो। ठीक है, चलो फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिखो, लिख लिया होगा अब तक? ठीक है, अब जो हम कुछ अलग सी चीज करने वाले हैं वो ये है बेटा कि मान लो आपके पास में एक रिएक्शन है। क्या करना है आपको? मानना है कि आपके पास में एक रिएक्शन थी ए से बी, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो ई ए होगी, ठीक है। अब बेटा अगर मैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 की बात करती हूं तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे मैम इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो EA होगी, है ना? यस। अब बेटा इसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू मैम यहाँ पे K1 होगी, है ना? हाँ, टेम्परेचर देख लिया, एक्टिवेशन एनर्जी देख ली, रेट कांस्टेंट देख लिया। बेटा क्या आपका एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो होता है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, वो चेंज होता है? नहीं। तो मैम इस रिएक्शन के लिए ए जो है वो तो बेटा बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, ए ही रहेगा। ओके, अब इमेजिन करो कि मैंने क्या किया, मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। मैंने क्या किया? टेम्परेचर को बढ़ा दिया या घटा दिया, चेंज कर दिया। तो मान लो अब टेम्परेचर T2 हो गया। अब बेटा अगर टेम्परेचर T2 हो गया, अगर आपका टेम्परेचर T2 हो गया तो अब मैम एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? बेटा आपके एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहती है, सेम रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी सेम है, ठीक है। चलो, तो मैम ये होगा। रेट कांस्टेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, अगर आपने टेम्परेचर को चेंज किया है तो रेट कांस्टेंट चेंज होगा। तो मैम ये हो जाएगा मान लो K2।
क्या आपके प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेम रहता है, ठीक है। तो बेटा ये भी आपका सेम रहेगा। तो यानी कि हम एक ही रिएक्शन को दो अलग अलग टेम्परेचर्स पर लेकर जा रहे हैं और उसके रेट कांस्टेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं कि वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अब आप दोनों कंडीशंस पे क्या करो, अर्हेनियस इक्वेशन लिख लो। दोनों कंडीशंस पे आप अर्हेनियस इक्वेशन को लिख लो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, k जो है K1 जो है वो आ जाएगा a e रेस टू द पावर माइनस EA अपॉन RT1, ठीक है। और यहां पे ये हो जाएगा K2 इज इक्वल टू a e रेस टू द पावर माइनस EA अपॉन RT2, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, ये तो क्लियर है, परफेक्ट है, ठीक है बेटा। अब इसको ले लो इक्वेशन 1 और इसको ले लो इक्वेशन 2, इसको ले लिया इक्वेशन 1, इसको ले लिया इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप डिवाइड करोगे तो K1 जो है वो आ जाएगा आपका a e रेस टू द पावर माइनस EA अपॉन RT1 डिवाइडेड बाय K2 इज इक्वल टू a e रेस टू द पावर माइनस EA अपॉन RT2, ठीक है। अब बेटा a तो सेम है, कैंसिल हो जाएगा, a तो सेम है, कैंसिल हो जाएगा। मैम यहां से हमें पता चल गया कि जो K1 है अपॉन K2 वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, e रेस टू द पावर माइनस EA अपॉन RT1 अपॉन e रेस टू द पावर माइनस EA अपॉन RT2। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ये भी e की पावर में है, ये भी e की पावर में है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऊपर लेके जा सकते हो। तो ये हो जाएगा e रेस टू द पावर माइनस EA अपॉन RT1 प्लस EA अपॉन RT1 और ये प्लस वाला E2 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ओपन करके लिख रही हूं, आगे यहां लिख लूं। तो K1 अपॉन K2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, देखो EA और R में तो कोई फर्क नहीं है, तो EA और R तो मैं कॉमन ले सकती हूँ, ले लेती हूँ। तो EA अपॉन R जो है वो वैल्यू मैम ने कॉमन ले ली, ठीक है। तो पीछे क्या रह जाएगा, प्लस का 1 अपॉन T2, तो मैम अच्छा e की पावर तो मैम ने लिखा ही नहीं, e रेस टू द पावर EA अपॉन R 1 अपॉन T2 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T1, ठीक है। तो ये आपके पास में एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आया है, ये आपके पास में एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आया है, अरे हाँ ठीक है। ये आपके पास में एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आया है, ठीक है। कैसे आपका रेट कांस्टेंट जो होता है वो चेंज होता है, K1 बाई K2 इज इक्वल टू e रेस टू द पावर EA अपॉन R 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, ठीक है। जब दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे अगर आप रेट कांस्टेंट्स को लेते हो तो आपके चेंजेस जो हैं वो इस तरीके से आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी एक्सप्रेशन को अब मैं आगे लिख रही हूं, एक बार ध्यान से सुन लो। मैंने क्या किया, मैंने एक ही रिएक्शन को दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे लिया, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ आपके टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी सेम रह रही है। तो अब जब आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो रेट कांस्टेंट चेंज होगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। तो यहां पर आपके रेट अर्हेनियस इक्वेशन जो है वो ये बनेगी और यहां पे जो अर्हेनियस इक्वेशन है ये बनेगी। फर्स्ट और सेकंड को मैंने डिवाइड कर दिया, तो जब मैंने डिवाइड किया तो मैंने इसको सॉल्व किया, a तो सेम था, कैंसिल हो गया, e रेस टू द पावर ये आया, e रेस टू द पावर ये है। जब नीचे कोई पावर होती है ऊपर जाके उसका साइन चेंज होता है पावर का, तो मैंने साइन चेंज कर दिया और उससे मेरे पास में ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। दिस एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब हम इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे और आगे मूव फॉरवर्ड करने के लिए। तो अब क्या हो जाएगा, K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू e रेस टू द पावर EA अपॉन R 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, ठीक है। अब क्या करो, नेचुरल लॉग ले लो दोनों साइड्स, ठीक है। तो टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, अगर आप दोनों साइड्स नेचुरल लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं, ये हो जाएगा मैम ln ऑफ K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू ln ऑफ e रेस टू द पावर
EA अपॉन R 1/T2 माइनस 1/T1। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आपको थोड़ी देर पहले ये प्रॉपर्टी बता के आई थी कि जब भी आपके पास में नेचुरल लॉग e⁻x होता है तो वो x के बराबर हो जाता है। यानी कि आप यहां से क्या कह सकते हो, दैट ln ऑफ k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू EA अपॉन R 1/T2 माइनस 1/T1। ये एक्सप्रेशन बेटा आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि मैं आपको जो बोल रही थी कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हो आपका रेट कांस्टेंट बढ़ता है, वो मैं आपको अब यहां पर प्रूव करके दे सकती हूं। कैसे प्रूव करके दे सकती हूं? ध्यान से देखना बेटा। अगर केस वन लो, अगर आपका T2 मोर देन T1 है, अगर आपका टेम्परेचर 2 जो है वो ज्यादा है टेम्परेचर 1 से, तो आप ये देखो T2 मोर देन T1 है। तो एक चीज समझ आ रही है आपको, यहां से आपको सही किया ना हमने, हाँ, अगर आपका T2 की वैल्यू ज्यादा बड़ी है, अगर आपके T2 की वैल्यू ज्यादा बड़ी है, हमने कोई साइन में गड़बड़ करी है क्या? जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड मुझे चेक करने दो। ये हमने सही किया है, यहां तक हमने सही किया है। e⁻ माइनस था, ये माइनस EA अपॉन RT1 हो गया, माइनस का EA अपॉन RT1 प्लस EA अपॉन RT2। ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर EA अपॉन R आ गया 1/T2 माइनस 1/T1। ठीक है, एक बार देखते हैं अगर T2 मोर देन T1 है, यानी कि 1/T2 जो होगा वो कम होगा देन 1/T1, है ना, ये कम होगा। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है, जब आपका T2 बड़ा होगा तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव में आएगी, हाँ। तो यानी कि मैम 1 ये पूरा हो गया, तो बेटा आपका जो ln ऑफ k1 अपॉन k2 है दैट विल बी इक्वल टू EA अपॉन R 1/T2 माइनस 1/T1। इतना आपको समझ आ रहा है? अब ध्यान से देखना, अगर मैम 1/T1 बड़ा है 1/T2 से, तो मैं कह सकती हूँ कि ये पूरी वैल्यू नेगेटिव आएगी, बेटा। अगर ये नेगेटिव आएगा तो यानी कि मैम ये तो पूरी है ही पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू इंटू नेगेटिव वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी। समझ आ रहा है आपको? यस मैम, ठीक है। तो यानी कि ln ऑफ x जो है वो आपका वैल्यू जो है वो ओवरऑल नेगेटिव आ रही है, मतलब कि लॉग किसी चीज का आ रहा है जो लेस देन 1 है। ठीक है, यानी कि आपके पास में ln ऑफ k1 अपॉन k2 जो है वो एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। और कभी भी किसी चीज का लॉग अगर नेगेटिव में जीरो, मतलब किसी के नेचुरल लॉग की वैल्यू नेगेटिव आ रही होती है, वो सिर्फ तब आती है बेटा जब आपकी ओवरऑल वैल्यू 1/k1 अपॉन k2 जो है वो लेस देन 1 हो, वो क्या हो, 1 से कम हो। यानी कि मैम k1 जो है वो आपका k2 से छोटा होगा, तो T2 जब बड़ा होगा तो K2 भी बड़ा होगा। ये आप इस तरीके से डिराइव कर सकते हो, ये थोड़ी सी मैथमेटिकल चीज थी, एक बार फिर से समझाती हूँ। मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो जिसको नहीं पता है, कि अगर आप नेचुरल लॉग ऑफ 1 लेते हो तो वो नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो होता है बेटा दैट इज ऑलवेज नेचुरल लॉग 1 छोड़ दो, आप किससे लो, बड़े वैल्यू से लो। जैसे कि आपने ln ऑफ 2 लिया, तो वो मैम क्या है, वो आपका बेटा 2 वैल्यू है, यानी कि बड़ी वैल्यू है, तो यहां पर ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, इसी तरह से नेचुरल लॉग ऑफ 3 भी जो होगा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो सारे के सारे 1 से जो बड़े वैल्यूज हैं वो आपके मोर देन 1 वाले पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे। लेकिन अगर आप नेचुरल लॉग ऑफ 0.2 लोगे, 0.2 क्या है, 1 से कम वैल्यू है, 1 से कम वैल्यू जो होती है ये हमेशा एक नेगेटिव वैल्यू आती है। यानी कि 1 से कम नंबर वालों की वैल्यूज जो होती हैं वो नेगेटिव में आती हैं। अगर ये नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब है कि ये ओवरऑल वैल्यू 1 से कम है। अगर ये 1 से कम है तो यानी कि k1 विल बी लेस देन k2। ठीक है, ये होती है, थोड़ी सी मैथ्स है बट मैंने आपको समझा दिया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं यहां पर फिर से,
अगर T2 T1 से ज्यादा लिया तो यानी कि मैम 1/T2 जो होगा वो 1/T1 से छोटा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है तो आपको पता है ओवरऑल जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू आएगी, और मैम ये पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अगर ये नेगेटिव और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू इंटू नेगेटिव वैल्यू हमेशा एक नेगेटिव वैल्यू होती है, यानी कि मैम नेचुरल लॉग है कोई चीज का जो नेगेटिव आ रहा है। अगर किसी चीज का ln वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू 1 से कम है, और अगर वो 1 से कम है तो ये आपके पास में डेरिवेशन हो गया, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अगर कभी बनाना होगा तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर आपको ये क्लियर हुआ, तो बेटा केस 2 जो है ना वो आपका होमवर्क है। केस 2 क्या है? केस 2 क्या है? अगर T1 आपका T2 से बड़ा है, if T1 is more than T2, then prove that K1 is more than K2। तो आपको ये प्रूव करना है, बिल्कुल जैसे हमने वो प्रूव किया था वैसे ही आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। अगर T1 T2 से बड़ा है तो आपको प्रूव करना है दैट K1 इज मोर देन K2। दिस इज योर होमवर्क। मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी, डोंट वरी, लेकिन आपको ट्राई करना है, ठीक है। कर लोगे ट्राई? परफेक्ट, ठीक है। लिख लो इस चीज को, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने नेचुरल लॉग से रिलेटेड, अर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड सारी चीजें कर ली हैं, ठीक है। अर्हेनियस इक्वेशन भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम थ्योरी पढ़ेंगे उसकी, ठीक है। मैं हमेशा पहले समझाती हूँ फिर थ्योरी पढ़ाती हूँ, तो अब मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगी, आपको फटाफट सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो अब फटाफट थ्योरी पढ़ लेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? दैट अर्हेनियस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री प्रोसेस एंड वन स्टेप रिएक्शंस। आप अर्हेनियस इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शंस पे ही अप्लाई कर सकते हो, सब पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है मैम, ये हमें क्लियर है, ठीक है। सेकंड, सिंस एक्सपोनेंशियल टर्म इज यूनिटलेस द यूनिट ऑफ k एंड a वुड बी द सेम। देखो बेटा, अगर आपको पता है दैट k जो होता है वो a e रेज़ टू द पावर माइनस e a अपॉन RT होता है, तो बेटा वो कहता है कि ये जो एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यू होती है ना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये हमेशा यूनिटलेस होती है। अगर ये यूनिटलेस है तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं? दैट यूनिट ऑफ k एंड a इज सेम, उनकी यूनिट सेम है। और तभी इसी वजह से तो जब आप टेम्परेचर को इनफाइनाइट कर रहे थे तो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे थे। इक्वल आ रहे हैं मतलब उनकी यूनिट भी सेम है, ठीक है। यस, तो ये लाइन आपको ये बोल रही है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, परफेक्ट। आगे देखो, इट इज अज्यूम्ड दैट द अर्हेनियस पैरामीटर्स, जो आपके अर्हेनियस पैरामीटर्स हैं, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये इंडिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर के। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो इन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इसीलिए जब मैंने आपको दोनों केसेस पढ़ाए टेम्परेचर चेंज करने वाले, तो एक्टिवेशन एनर्जी और ए जो था वो बिल्कुल सेम रहा था। ध्यान से देखो, यहां पे जब आपने टेम्परेचर को चेंज किया तो ये और ये बिल्कुल सेम थे ना? हाँ, चेंज नहीं हुए? नहीं, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप सब कुछ क्लियर है, परफेक्ट है। चलो आगे बढ़ो। व्हेन द टेम्परेचर इज इनफाइनाइट टेम्परेचर पे k जो होता है वो a के बराबर होता है, हमने प्रूव कर दिया। एंड द a इज कॉल्ड द मैक्सिमम रेट कांस्टेंट। हाँ, वो मैक्सिमम वैल्यू होती है आपके रेट कांस्टेंट की, परफेक्ट, यस। The plot of k versus 1/t, the plot of ln k versus 1/t provides both the Arrhenius parameters। आपने ये प्लॉट भी ड्रॉ किया है, अभी ध्यान से देखो, यही प्लॉट मैंने आपको ड्रॉ भी करवाया था। ln of k versus 1/t, ये रहा, ये आपको एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। और ये रहा ln of a के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। तो बस यही बता रहे हैं ये। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। एक क्वेश्चन करते हैं और सारी चीजें एकदम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है दैट द रिएक्शन कांस्टेंट, रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय, आपको एक रिएक्शन रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और आपको इनमें से करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना है। ओके, वीडियो को पॉज करो और पहले खुद ट्राई करो, ठीक है। आंसर तो वैसे कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट पहले वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके चलो
अब मैं कराती हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पहले ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन कहता है दैट अ रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय, आपको रिएक्शन रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है एक्सप्रेशन? k इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 e रेज टू द पावर -225,000 है अपॉन आर टी। ठीक है, यस परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है यहां तक। अब देखो बेटा, अब ध्यान से आपको समझना क्या है कि मैम ये ना मुझे कहीं ना कहीं अर्हेनियस इक्वेशन जैसा लग रहा है, तो बिल्कुल लग रहा है, तो सही लग रहा है। इसको k लिख दो, अर्हेनियस इक्वेशन लिख दो, a e रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर मैं इसको इससे रिलेट करूं तो मैं कह सकती हूं कि k जो है, सॉरी a जो है उसकी वैल्यू आ रही है 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 4। यस बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी EA की कितनी वैल्यू आ रही है मैम? 25,000। तो 25,000 आपकी यहां पर वैल्यू आ रही है। ठीक है, R आपका गैस कांस्टेंट है, ठीक है बेटा, और T टेम्परेचर है, कुछ नहीं दिया हुआ। अब मुझे पता है कि मैं इसी अर्हेनियस इक्वेशन में log, देखो सारे के सारे क्या है, log बेस 10 है, तो हमें log बेस 10 वाली डेरिवेशन करनी होगी। मैम अगर हम इसका नेचुरल लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा ln ऑफ a e रेज टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। बेटा थोड़ा सा फटाफट करेंगे मैम डेरिवेशन, क्योंकि हम ये कर चुके हैं। ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ a प्लस में ये हो जाएगा, पूरा लिखूं क्या? एक तो ना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि पूरा लिखूं आप लोगों के लिए कि शॉर्टकट निपटा दूं, बट नहीं यार, शॉर्टकट में नहीं करूंगी, पूरा समझाऊंगी। तो ये ln ऑफ x a इंटू बी वाली आइडेंटिटी ओपन करके लिख दी। ये हो जाएगा ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ a प्लस, बेटा ये ln की e की पावर में है तो मैम ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, आपको पता है नेचुरल लॉग को जब आप कन्वर्ट करते हो किसके अंदर, लॉग बेस 10 में, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैम 2.303 लॉग के जो होगा वो आ जाएगा 2.303 लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, यही है। हाँ ठीक है, अब क्या करना था मैम, पूरी इक्वेशन को 2.303 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, तो वो आ जाएगा आपके पास में log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r और t। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर आप यहाँ पे प्लॉट देखोगे तो आप इसको y इज इक्वल टू c प्लस mx से रिलेट कर सकते थे, जहां पे y आपका log k हो जाएगा, x एक्सिस पे आपका क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टी आ जाएगा, और बेटा आपका जो स्लोप है वो आ जाएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 r, और मैम हमारा c इंटरसेप्ट जो है वो आएगा log a, है ना। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो प्लॉट किस किस के बीच में है मैम, log k और 1 अपॉन टी के बीच में प्लॉट है, और जो स्लोप है वो ये आ रहा है। अब आप ऑप्शंस पढ़ सकते हो क्योंकि आपने सारी चीजें फाइंड आउट कर ली हैं। log k वर्सेस log t will give a straight line with a slope 25,000। ध्यान से देखो, क्या log k वर्सेस log t है? नहीं, log k वर्सेस 1 अपॉन t है ना। तो यहाँ पे log k वर्सेस 1 अपॉन टी है, तो मैम फर्स्ट ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि log t लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 अपॉन टी लिखा हुआ होना चाहिए था। अब कहता है log k वर्सेस log t, अरे log k वर्सेस log t नहीं दे रहा है आपको ये, राइट, यस, तो यानी कि ये भी आपका गलत है। थर्ड कहता है log k वर्सेस log t विल गिव अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप एज माइनस 25,000, नहीं दे रहा ये भी गलत है। log k वर्सेस 1 अपॉन t विल गिव अ स्ट्रेट लाइन, हाँ log k वर्सेस 1 अपॉन t जो है वो हमें एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन देता है। तो बेटा ऑप्शन 4 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको इक्वेट करना होगा। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लेंगे कि ये सारी वैल्यूज दे देंगे और पूछ लेंगे कि स्लोप किसके इक्वल होगा, तो आपको इस तरह से फाइंड आउट करना आना चाहिए कि स्लोप जो है वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी आपको कितनी दी हुई है वो देख लो। एक्टिवेशन एनर्जी आपको दी हुई थी 25,000, तो बेटा इसकी स्लोप ना माइनस 25,000 अपॉन 2.303 r है। अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे तो इसको डिवाइड करके भी दे सकते हैं, तो आपको वो भी निकालना आना चाहिए। ठीक है, समझ आया, सारा कुछ क्लियर है, तो लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया? तो यहां पर अर्हेनियस इक्वेशन खत्म हो गया है। हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अगले लेक्चर में। अभी मैं टॉपिक आपको करवाऊंगी सारे, उसके बाद में हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो
पता है मैंने क्या किया, मैंने चिंता और टेंशन को मिक्स कर दिया, मैंने टेंशन बोल देना था ऐसे हो जाता है ना कभी कभी, दो शब्द मिक्स हो जाते हैं। तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, हाँ, और चिंता भी नहीं करनी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज योर कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज तो पढ़नी नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक आइडिया, ऊपर ऊपर की कहानी समझनी है। अब देखो कैटलिस्ट क्या होता है, वही वाला एग्जाम्पल, पैसे वाला, जो तुम्हारा और मम्मी का वॉर चल रहा था, ठीक है, वही वाला, ठीक है। अब तुमने कहा मम्मी 50 रुपए से कम नहीं, अब 40 भी नहीं करूंगा, 50 रुपए से ऊपर नहीं। ये दूसरी बार जब मम्मी आई तुम्हारे पास में तब, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तुम्हारी मम्मी ने कहा सुनो बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी हूं तो ज्यादा चालाकी करने की जरूरत है नहीं, तुम 40 में काम करोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। तुमने कहा मम्मी ऐसी बात करोगे, नहीं करूंगा काम, नहीं लाऊंगा आलू, कुछ भी कर लो, ठीक है। फिर मम्मी ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, क्या ब्रह्मास्त्र निकाला, मम्मी ने कहा आइए, और कौन आए, पिताश्री आए। और जब पिताश्री आए तो आपके पैरों तले जमीन खिसक गई, अब आपको डर लगने लग गया, अब आप कांप गए, क्योंकि पापा आए और पापा ने कहा कि काम करोगे 40 में तो करोगे, मम्मी ने बोला है करना है तो करना है। तो अब आप बोलोगे कि नहीं मैं नहीं कर सकता, आप एक बार तो ट्राई करोगे ना ऐसा बोलने का। पापा कहेंगे ये चाटा दिख रहा है तुम्हें, करो ये काम। तो तुम चुपचाप जाकर वो 40 रुपए मम्मी से लोगे, अपनी फीस, तुमने क्या किया, तुमने अपनी अमाउंट को कम कर दिया और तुमने वो काम कर दिया, है ना। तो अब क्या हुआ, जो आपकी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी थी 50 रुपए, जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी थी, वो क्या हो गई, कम हो गई, और काम हो गया, और काम भी हो गया। ये कब हुआ, जब पापा आए। तो यहां पर बेटा ये जो पापा आए ना, वो क्या थे, कैटलिस्ट थे। तो कैटलिस्ट क्या करता है, जो काम लेट हो रहा होता है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो रिएक्शन को टाइम लगता है होने में। तो कैटलिस्ट क्या करता है, उसी काम को जल्दी कर देता है। कैसे कर देता है, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, तो कैटलिस्ट का ये रोल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कैटलिस्ट सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट को हमेशा बढ़ाता ही है, रेट को हमेशा इंक्रीज ही करेगा, नहीं बेटा। बहुत बार जो आपका एक्टिवेशन जो कैटलिस्ट है वो नेगेटिव कैटलिस्ट भी हो सकता है, जो हो सकता है अमाउंट को बढ़वा दे। अब मम्मी ने तो पापा को बुलाया ब्रह्मास्त्र समझ के, लेकिन पापा आज अलग मूड में थे। पापा ने कहा आज हम हमारे बेटे का साथ देंगे या अपनी बेटी का साथ देंगे। तो पापा ने कहा कि बेटा 50 रुपए क्यों, 70 रुपए मांगो। पापा ने कहा बेटा 70 रुपए मांगो, तुमने 70 रुपए मांगे। और मम्मी को फिर क्या हुआ, फिर टाइम लगा ना डिस्कशन होने में, डील होने में आप दोनों के बीच में, फिर आपको 70 रुपए मिले और फिर आपने काम किया। तो कैटलिस्ट दोनों तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन मेजरली जब आपको नहीं बताया हुआ होता तो आप उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट लेते हो, क्योंकि हमें अंडरस्टूड है कि पापा मम्मी की बात मानेंगे, हमारी बात तो भाई कोई रेयर चांस में मानेंगे। तो वही चीज होती है, जनरली आपके कैटलिस्ट को पॉजिटिव ही माना जाता है, अनटिल एंड अनलेस आपको बोला हो कि वो एक नेगेटिव कैटलिस्ट है, ठीक है। ये भी मैं समझाऊंगी। तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट जो है वो आपके रिएक्शन के रेट को ऑल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है, ठीक है। कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है, एक अलग पाथ देकर, ठीक है। तो चलो इस चीज को लिखते हैं, कैटलिस्ट क्या है, इट ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। अब ऑल्टर्स का मतलब होता है चेंज करना, इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है। तो वो ऑल्टर कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को बाय प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेटिव पाथ, ठीक है। दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। हम मेजरली पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करेंगे। नेगेटिव कैटलिस्ट में आपको बस ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, वो आपके रेट को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे इसकी बात कर रही हूं पॉजिटिव कैटलिस्ट की, तो मान लो कि आपके पास में पहले इस तरीके से रिएक्शन था, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये प्लॉट था पहले, ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी थी, ये थी। यहां पे आप कह सकते हो कि मैम ये एक्टिवेशन एनर्जी थी, EA इनिशियल लिख दूं, ठीक है। फिर आपने क्या किया,
कैटलिस्ट यूज कर लिया, फिर आपने कैटलिस्ट यूज कर लिया। कैटलिस्ट जब यूज हुआ तो फिर आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उस कैटलिस्ट ने क्या कर दिया, कम कर दिया। कैटलिस्ट ने क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, तो अब आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है रिएक्टेंट की वो EA फाइनल हो गई। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। तो ये क्या है आपकी कैटेलाइज्ड रिएक्शन, ये क्या है आपकी कैटेलाइज्ड रिएक्शन, और ये क्या है आपकी अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन जिसमें आपने कैटलिस्ट नहीं यूज किया था। ठीक है, ये समझ आ रहा है? हाँ, तो कैटलिस्ट ये करता है। अब बेटा कैटलिस्ट जो है वो आपकी इनिशियल या फाइनल पोजीशन को कोई अफेक्ट नहीं करता। देखो मम्मी आई और मम्मी का मेन मोटिव था कि सब्जी लानी है। ठीक है, तो पापा ने आके वो सब्जी लाने का मोटिव थोड़ी चेंज कर दिया, पापा ने सिर्फ काम को जल्दी करवा दिया एक्टिवेशन एनर्जी को कम करा के, लेकिन शुरू और एंड तो सेम ही है। आप ही को जाना है, सब्जी आप ही को लानी है, तो ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम रहती हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपनी जगह ही रहते हैं, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे रिलेटेड पहले समझ लो क्योंकि थ्योरी तो मैम ने आपको लिखवा ही देनी है एज यूजुअल। ठीक है, तो अब बेटा एक और जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ वो ये है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी जो आपके रिएक्शन में आप कैटलिस्ट यूज करते हो, वो कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। सॉरी, वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जैसा वो इनिशियली होता है वैसा ही वो रिएक्शन के बाद में आ जाता है। कुछ समझ नहीं आया तो फिर से एक एग्जांपल के साथ समझो। अब एक नया एग्जांपल दूंगी, अब एक नया एग्जांपल देते हैं। इमेजिन करो कि आप ना ट्रैकिंग करने गए हो। आप क्या करने गए हो, ट्रैकिंग करने गए हो। कहाँ गए हो, पहाड़ पे गए हो। ठीक है, तो मैम पहाड़ बना रही है, ऐसे पहाड़ है। ठीक है, तो आपका ये फाइनल डेस्टिनेशन है। आप यहां पर खड़े हो, आप यहां पर खड़े हो। ठीक है, आप यहां पर खड़े हो और ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, आपको यहां पे आना है। ठीक है, आपको यहां पे आना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही रास्ता पता है क्योंकि आप तो पहली बार गए हो इस जगह पे। आपको पता है कि आपको ना ऐसे इस पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, फिर नीचे उतरना पड़ेगा, एंड दिस पूरे प्रोसेस विल टेक 2 days। ठीक है, 2 दिन लग जाएंगे आपको अपनी डेस्टिनेशन तक जाने में। ठीक है, बहुत मेहनत भी लगेगी, बहुत टाइम भी लगेगा, बहुत एनर्जी भी लगेगी, है ना। ये है भाई। ठीक है, अब क्या हुआ, आपकी किस्मत थोड़ी अच्छी थी, आपकी किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि यहां पर एक लोकल आदमी आ गया। ये लोकल आदमी आ गया। ठीक है, ये लोकल आदमी ने देखा कि आप इस पहाड़ पर चढ़कर यहां जाने की कोशिश करने वाले हो। आपके चढ़ने से पहले ये लोकल आदमी आपके पास आया और इसने बोला कि क्या हुआ, कहां जाना है। तो आपने बोला कि मुझे इस पहाड़ की दूसरी साइड जाना है और इसलिए मुझे पूरा पहाड़ चढ़ के वहां जाना पड़ेगा। उसने कहा पागल हो क्या, नहीं, तुम 2 घंटे में पहुंच सकते हो। मैं यहीं का लोकल आदमी हूं और मुझे पता है कि यहां पर एक और रास्ता है पहाड़ के अंदर से होते हुए। तो उसने आपको एक पहाड़ के अंदर से होते हुए जादुई रास्ता बता दिया जिससे आप ऐसे जाकर सीधा अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। कितने, 2 hours में, 2 hours में। ठीक है, अब आपने कहा कि मैं इस रास्ते से अकेले नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता, मुझे डर लगता है। ठीक है, तो ये इतना अच्छा आदमी था कि इसने बोला कि रुको मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तो इसने क्या किया, आपका इस तरीके से हाथ पकड़ा और ये आपके साथ गया। ठीक है, और ये आपके साथ गया। आप यहां पर आए, उसके बाद में वो वापस अपने घर आ गया, वापस से ये इधर आ गया और आप यहीं पे रह गए और आप यहीं पर आ गए अपने घर पे, मतलब अपनी डेस्टिनेशन पे। ठीक है, तो अब आपने क्या देखा बेटा, ये इनिशियल पोजीशन थी, यानी कि ये क्या था, रिएक्टेंट था, और ये क्या थी, फाइनल पोजीशन थी, ये प्रोडक्ट था। बीच में आपके कैटलिस्ट ने हाथ पकड़ के आपको आपके डेस्टिनेशन पे छोड़ा और फिर खुद आपसे अलग हो गया। तो कैटलिस्ट सेम यही चीज करता है। कैटलिस्ट रिएक्टेंट्स के साथ मिलकर रिएक्शन करता है, उनको एक अलग रास्ता दिखाता है, फटाफट प्रोसेस को कराता है, और जब प्रोडक्ट्स बन जाते हैं तो जैसा आपका कैटलिस्ट था वैसा का वैसा वो चला जाता है, यानी कि वो प्रोडक्ट्स के अंदर कहीं पर दिखाई नहीं देता। अब आप रिएक्शंस के थ्रू समझो। मान लो कि आपका ए जो है वो बी के साथ मिलकर प्रोडक्ट बनाता है ए बी। अब आपके पास में एक कैटलिस्ट आ गया सी।
ये क्या है? कैटलिस्ट है। इस कैटलिस्ट ने क्या किया आपके साथ, इसने इस रिएक्शन को थोड़ा फटाफट करवाया, और फटाफट कराते हुए जब ए और बी प्रोडक्ट्स बना रहे थे तो साथ में सी भी इन्वॉल्व हो गया। लेकिन जैसे ही इन्होंने ए बी प्रोडक्ट बना लिया तो सी जो था वो अपना अलग हो गया, यानी कि उसने रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट तो किया लेकिन वो फाइनल प्रोडक्ट्स में अपना अलग हो गया, जैसे पहले था वैसे ही। अगर यहां पर C की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर थी तो यहां पर भी C की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ही है। ठीक है, ये समझ आया? तो कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करने में हेल्प करता है, लेकिन खुद जो है वो लास्ट में प्रोडक्ट्स में अलग हो जाता है। जितनी कॉन्सेंट्रेशन पहले थी उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन उसकी बाद में होती है, और आप इसी वजह से कैटलिस्ट को बार बार यूज कर सकते हो, और थोड़ी सी अमाउंट कैटलिस्ट की ही आपके लिए काफी होती है। ठीक है, अब अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन ये आपको यहां पे नहीं पढ़ना है, ये आपको सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ना होता है। ठीक है, यहां तक आपके लिए इतनी नॉलेज काफी है। आई होप सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम थ्योरी पढ़ सकते हैं, अब हमें सारी चीजें समझ आ जाएंगी। देखो, अब थ्योरी पढ़ो, सारी चीजें फटाफट रिवाइज हो जाएंगी। पहला कहता है अ कैटलिस्ट कैन चेंज द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक कैटलिस्ट जो होता है वो रेट कांस्टेंट को चेंज कर सकता है। अगर वो रेट कांस्टेंट को चेंज करेगा अकॉर्डिंगली उसका रेट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज लाके आपके रेट कांस्टेंट को चेंज करता है, और रेट कांस्टेंट चेंज होता है तो आपका रेट भी चेंज हो जाता है। परफेक्ट है, आगे बढ़ो। इफ इट इंक्रीजेस द रेट कांस्टेंट इट इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। अगर वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू को इंक्रीज करता है तो बेटा आपका रेट भी इंक्रीज होता है और उसे पॉजिटिव कैटलिस्ट कहा जाता है। अगर वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू को डिक्रीज कर दे तो उसे नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। इफ इट डिक्रीजेस द रेट कांस्टेंट वैल्यू तो आपका रेट भी डिक्रीज हो जाएगा, और बेटा वो आपका एक नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाता है। ठीक है, आगे देखो। इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन वी अज्यूम पॉजिटिव कैटलिस्ट। अगर कुछ भी नहीं मेंशन्ड है तो आप यही अज्यूम करोगे कि वो एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है, क्योंकि आप अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप जनरल क्या एक्सपेक्ट करोगे कि पापा मम्मी का ही साथ देंगे ना, आपका साथ थोड़ी देंगे, है ना? बस यही होता है। ठीक है, आगे बढ़ लो। कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इनिशियल और फाइनल स्टेट। इनिशियल या फाइनल स्टेट कैटलिस्ट कभी चेंज नहीं करता। जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो वही रहते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो वही रहते हैं। देयरफॉर द चेंजेस इन द थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शंस, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं बेटा आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि ये स्टेट फंक्शंस होते हैं जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। आप किस रास्ते से जा रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो इनकी वैल्यूज में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये स्टेट फंक्शंस है। ये पाथ पे नहीं डिपेंड करते, ये स्टेट्स पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल पे। तो इसीलिए इसने बोला द चेंजेस इन द थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शंस दिस वुड बी अनअफेक्टेड बाय द कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट इनको कोई भी अफेक्ट नहीं कर पाता है। आगे देखो, therefore a catalyst cannot initiate a reaction। अब ये लाइन आपको समझनी है कि मान लो कि आप आज मम्मी और पापा दोनों से बहुत गुस्सा हो। आपने सोच लिया कि आज मैं काम नहीं करूंगा, चाहे मुझे डांट पड़ जाए, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आज मैंने कुछ भी करके इनकी बात नहीं माननी है। ठीक है, ऐसा करना मत, बहुत गलत बात है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मुझे अब यही एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। आपने माइंड में सोच रखा है आज दुनिया इधर से उधर हो जाए भाई, आज काम करेंगे, चाहे 50 रुपए दे दे, चाहे 100 रुपए दे दे, चाहे 1000 रुपए दे दे। नहीं करना मतलब नहीं करना, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी है कुछ। ठीक है, ये सोचा आपने। मम्मी पापा के सामने कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है, पहले बता रही हूं, बट फिर भी आपने ऐसा सोचा इस एग्जाम्पल के लिए। तो मम्मी आई, मम्मी ने आपको पैसे दिए, आपने बोला नहीं करूंगा। 50 रुपए दिए, नहीं करूंगा, क्योंकि आपको काम ही नहीं करना। 100 रुपए दिए आपने तो भी नहीं करना। 1000 रुपए दे दो, मैं तो भी नहीं करूंगा। कैटलिस्ट आ जाए, पापा समझाने की कोशिश कर ले, नहीं करूंगा। नहीं करना तो नहीं करना, खत्म बात। तो बेटा सेम इसी तरह से अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसकी जो होना ही नहीं चाहती, कोई ऐसी रिएक्शन है जो होना ही नहीं चाहती है, ठीक है, तो बेटा एक कैटलिस्ट भी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले उस रिएक्शन को शुरू नहीं कर सकता है। एक कैटलिस्ट ऐसी रिएक्शन जो शुरू हो सकती है उसका रेट जरूर इंक्रीज कर सकता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, लेकिन अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जो होना ही नहीं चाहती तो फिर कैटलिस्ट कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि यहां पर हम क्या कह सकते हैं, दैट एक कैटलिस्ट सिर्फ एक ऐसी रिएक्शन की ही हेल्प कर सकता है जो इनिशिएट हो सकती है, जिसकी कुछ एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जो इनिशिएट ही नहीं हो रही है तो फिर वो रिएक्शन, तो फिर कैटलिस्ट भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है,
परफेक्ट। तो ये लाइन ये कहना चाहती है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, कैटलिस्ट पार्टिसिपेट्स इन द रिएक्शन बट रिमेन्स इंटैक्ट इन द एंड ऑफ द रिएक्शन। मैंने आपको बताया कि कैटलिस्ट जो है वो हाथ पकड़ के रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट तक लेके जाता है लेकिन फिर अलग हो जाता है, ठीक है। अगला, सिंस कैटलिस्ट अपीयर्स एज अ प्रोडक्ट इट कैन बी रीयूज्ड, क्योंकि वो प्रोडक्ट की फॉर्म में बिल्कुल इनिशियल अमाउंट के जितना ही आ जाता है तो आप इसको रीयूज कर सकते हो। एंड अ लिटिल बिट ऑफ कैटलिस्ट इज गुड इनफ फॉर द रिएक्शन, और थोड़ा सा कैटलिस्ट लो, ये काफी है आपके रिएक्शंस के लिए, ठीक है। क्लियर है? परफेक्ट, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अब जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज योर टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कितने टाइप के होते हैं बेटा? कैटलिस्ट जो होते हैं वो आपके मेजरली दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। नाम से ही समझ आ रहा होगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? इट इंक्रीजेस द रेट कांस्टेंट, hence increases the rate, hence increases the rate of reaction, ठीक है। अगर आप एक नेगेटिव कैटलिस्ट की बात करोगे तो इट डिक्रीजेस द रेट कांस्टेंट, वो डिक्रीज कर देगा रेट कांस्टेंट को, hence decreases the rate of the reaction, rate of reaction, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? बस इतना ही पता होना चाहिए आपको, इतना ही है आपके सिलेबस में। परफेक्ट, यस। तो एक बार पीछे से मैं शुरू कर देती हूँ। यहां से हमने शुरू किया था, आपको नोट करना है, वो चीजें नोट कर लो पॉज करके, इसको पॉज करके नोट कर लो, इसको पॉज करके नोट कर लो और इसको पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। चलो अब बेटा एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यस, तो चलो ये एक क्वेश्चन कर लो आज, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में सारे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है इनिशियल मोल इज गिवन एज के, इनिशियल मोल, बेटा मोल नहीं है, इनिशियल रेट है। क्या टाइपिंग करते हैं ना, कभी कभी टाइपिंग पे भी हंसी आ जाती है। तो इनिशियल रेट जो है वो दिया हुआ है एज के ए whole power 2 b whole power 1. By what factor initial rate will increase if the initial concentration of a is taken 1.5 times and b is tripled? आपने b की concentration को तो ट्रिपल कर दिया और a की concentration को 1.5 टाइम्स कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इनिशियल रेट जो था वो आपको ये दिया हुआ है a स्क्वायर और यहां आ जाएगा b की पावर 1, ठीक है। अब बेटा आपने जब कॉन्सेंट्रेशंस को चेंज कर दिया तो मैम पक्का आपका रेट बढ़ गया होगा। आर डैश जो होगा वो कुछ के, रेट कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं किया है, आपने तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया, कॉन्सेंट्रेशन से रेट कांस्टेंट पे फर्क नहीं पड़ता। ए की कुछ कॉन्सेंट्रेशन बदली है, उसको ए डैश होल स्क्वायर कर देते हैं, और बी की कॉन्सेंट्रेशन भी बदली है तो बी डैश होल की पावर 1 कर देते हैं। अब ए डैश जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, if the concentration of A is 1.5 times, ठीक है। तो 1.5 टाइम्स इनिशियल हो गया यानी कि 1.5 टाइम्स ऑफ A हो गया। और अगर आप B डैश की बात करोगे तो वो ट्रिपल हो गया यानी कि 3B हो गया होगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर पुट कर दो, तो R डैश जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, K इंटू 1.5 A होल स्क्वायर और B है 3B होल पावर 1, ठीक है। अब बेटा 1.5 इंटू 1.5 कितना होता है, आई थिंक 220 कितना होता है, 15 इंटू 15। अरे यार मेरी तो कैलकुलेशन इतनी गड़बड़ है। 15 इंटू 15, 5 5 25 5 2 5 1 5 6 5 1 5 6 7, ठीक है। 75 यहाँ पे आ गया 5 और 1, ये 5 आ गया, ये आ गया आपका 2 और 2, हाँ यार मैं सही सोच रही थी, 225 ही होता है, ठीक है। अब 2 के बाद आएगा तो यानी कि 2.25, के तो यहाँ आएगा, ये आएगा आर डैश इज इक्वल टू के 2.25, ध्यान से लिखो फिर से, के लिखेंगे, ठीक है। फिर 2.25 को बाहर ले लेती हूँ और a की स्क्वायर होगा। अगर इसकी बात करोगे तो 3 की पावर में तो 1 ही है, तो मैम 3 और यहाँ पे b की पावर में 1 आ जाएगा। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, यार के को मैंने डैश क्यों लिखा है मैम, के को तो के ही लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 3 को 5 से किया 15, 5 और 1, 3 2 6 7, ठीक है, और 3 2
6, परफेक्ट। और 2 के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा तो 6.75 k इंटू a स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा b पावर 1। तो बेटा ये किसके बराबर है मैम? ये r के बराबर है। ध्यान से देखो तो r डैश जो है वो क्या आ गया? 6.7 टाइम्स ऑफ r आ गया। तो आपका जो नया रेट है वो कितने टाइम्स ज्यादा है आपके इनिशियल रेट से? 6.7 टाइम्स। ठीक है, तो 6.7 टाइम्स यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज हमने सारी थ्योरी कंप्लीट की है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क देना चाहती हूँ वो ये है, आपको ये प्रूव करना है क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन ना लास्ट टाइम आपको करवाया था। तो आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड ट्राई कि आप ये प्रूव कर पाओ। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। ठीक है, यस। तो आज के लिए इतना ही बेटा। आई होप आपको आज की सारी चीजें समझ आई हैं क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया कि हर एक चीज आपको ऐसे दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहना और मैम को प्राउड फील कराते रहना। ठीक है, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आप अपने कमेंट्स किया करो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। ओके, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।